Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 11 for the course of Properties of Structural Materials. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 11 and week number 11. सो दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर से रेलेवेंट या एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. जनरली जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट बाय एम नेवल या कंक्रीट टेक्नोलॉजी बाय एम नेवल एंड जे ब्रूक्स, हम इन दो बुक्स को फॉलो कर रहे होते हैं. और डिज़ाइन के लिए आप नदीम हसन की स्ट्रक्चरल कंक्रीट थ्योरी एंड डिज़ाइन, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन बाय कॉन्ग वान एंड जो ये भी यूज़ कर सकते हैं. डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बाय निल्सन डार्विन एंड डुलान, ये भी यूज़ कर सकते हैं. इनके अलावा अगर आपके पास कोई और इंडियन ऑथर वगैरह अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. ज़्यादातर जो बुक्स के अंदर फ़र्क होता है वो डिज़ाइन के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉलो होते हैं, लेकिन यूनिट्स वगैरह का फ़र्क होता है. कोई एसआई सिस्टम को फॉलो करता है, कोई एफपीएस सिस्टम को फॉलो करता है. तो हम पाकिस्तान के अंदर जो जनरल इंडस्ट्री है हमारी वो एफपीएस सिस्टम, फिट पाउंड सिस्टम को ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है. तो इस वजह से हम एफपीएस सिस्टम को इस कोर्स के अंदर जो है वो प्रीफर करेंगे. तो इनके अलावा अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. So in our today's class we are going to discuss about dimensional stability of concrete. के dimensional stability क्या रोल प्ले करती है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अंदर या कंक्रीट के अंदर जब हम उनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं. So what is dimensional stability? Dimensional stability is generally a property of a material, component or structure which enables it to maintain its shape, size or any dimension. कि जो structure है उसके जो डायमेंशंस हैं, उसका जो शेप है या उसकी जो साइज़ है वो मेंटेन रहे किसी मटेरियल की, कंपोनेंट की या ओवरऑल स्ट्रक्चरल एलिमेंट की. उस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम डायमेंशनल स्टेबिलिटी कहते हैं, यानी कि डायमेंशंस का स्टेबल रहना. So the design of a component or structure must consider potential changes in size or shape during fabrication, testing and lifetime of use. फेल्यूर्स जो है जनरली दो वजह से अपीयर होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर. एक स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी होती है, दूसरा मटेरियल के फेल्यूर की वजह से होता है. जो ओवरऑल डायमेंशनल स्टेबिलिटी है उसको इंजीनियरिंग कैटेगरीज के अंदर इंजीनियरिंग के अंदर जो स्टेबिलिटी या एक ओवरऑल जो फेल्यूर्स हैं उनको दो कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. नंबर 1 इज ड्यू टू मटेरियल फेल्यूर एंड सेकंड इज ड्यू टू स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी. इसको मजीद हम आगे डिस्कस करते हैं. सो उसके अंदर सबसे पहला जो टाइप है मटेरियल का वो इंट्रोडक्शन है. जैसे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में या ओवरऑल स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर हर मटेरियल का एक बिहेवियर आप अंडरस्टैंड करते हो, उसको समझते हो कि मटेरियल जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है या किस तरह से डिफॉर्मेशन जनरेट होती हैं. और सेकंड जो है बेसिकली वो ओवरऑल स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी रिक्वायर्स इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हम इक्वेशंस को फॉलो करते हैं, मोशन की इक्वेशंस हैं, या ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से प्रिंसिपली नॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह या डिफॉर्मेशंस को फेस करता है. ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर क्या इनस्टेबिलिटी आती है उसको हम स्टडी करते हैं जो है स्ट्रक्चरल इनस्टेबिलिटी के अंदर. अब इस डायमेंशनल स्टेबिलिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो ड्यूरेबिलिटी का होता है. कि ड्यूरेबिलिटी ओवरऑल एक लाइफ टाइम है जिसके अंदर आपका कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट अपनी फंक्शनैलिटी को मेंटेन रखता है. So the durability of a structure may be defined as the time for which the structure can fulfill the function for which it was designed or constructed, and or secondly it can be defined as the material or any type of structure which has a resistance to deterioration process, to the weathering agents, to the environment as an external, and the materials contaminants जो कि material के अंदर reactions हैं उनको internally वो resist करे, externally environment को resist कर सके, और वो अपने वेदरिंग एजेंट्स जो एनवायरनमेंट के अंदर सीजनल चेंजेस हैं उनको कोई भी मटेरियल रेजिस्ट कर सके, उस मटेरियल को हम ड्यूरेबिलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसकी हम कंक्रीट की एक्चुअली बात कर रहे हैं. सो एबिलिटी टू विदस्टैंड द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. The absence of durability may be caused either by the environment to which the concrete is exposed in terms of internal and external causes. इसको हम durability consider. So these cracks basically are durable due to durability of concrete. के concrete के अंदर जो flaws हैं materials की वजह से, जो failures हैं उनकी वजह से overall long time या long life of the structure affect होती है, जिसको basically हम durability failure भी consider करते हैं. So now what are the factors that influencing the durability? We have several factors.
To achieve the structural durability, it requires rigorous attention. एक huge attention की ज़रूरत होती है by the designers, by the contractors, supervisory teams also, and the material engineers. Even if the highest possibility of grades of concrete are supplied, the structures will only be durable if good practice prevails in all phases of the building project. कि कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो, चाहे कंक्रीट की स्ट्रेंथ आप कोई भी डिज़ाइन कर लो, कितना भी हायर स्ट्रेंथ का कंक्रीट आप बना लो, लेकिन अगर आपने जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं वो प्रॉपर जो है वो इंस्पेक्टेड मटेरियल्स नहीं है, वो इम्प्योरिटीज़ वाले मटेरियल्स हैं, तो आपकी लॉन्ग टाइम जो है ड्यूरेबिलिटी आपकी अफेक्ट होती है. टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट क्रैकिंग concrete properties such as shrinkage creep are considered. Member shapes complicating concrete compaction and thin concrete sections are avoided. के जो आपके मेंबर्स हैं जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं या कंक्रीट की जो कम्पैक्शन के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जो है हमने थिन मेंबर्स जो हैं वो अवॉइड करने हैं कंक्रीट के अंदर, उसके जो मेंबर्स हैं उनको थिक प्रोवाइड करना है. So the following major factors we have to consider while treating the durability of concrete structures such as member shapes, जहाँ पे आपके पास complications आ जाती हैं. Ponding of water is also prevented. क्यूरिंग के लिए आप वाटर को पूरा इकट्ठा कर देते हैं, या कंक्रीट आपका हार्ड हो जाता है, उसके बाद जो है वो पानी अगर सी वाटर है या रेन वाटर है वो एक स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, पॉन्ड बन जाता है, तो उसको हमने अवॉइड कराना है क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर सीप कर जाता है. उसके बाद नो इनग्रेस ऑफ वाटर कैन अकर इनटू द जॉइंट्स, के जहाँ पे जॉइंट्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर, मेंबर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे हमने तो पानी को जो है वो पहुँचने भी नहीं देना, कोशिश यही करनी है. करेक्ट क्यूरिंग टाइम एंड मेथड्स आर आल्सो स्पेसिफाइड. ड्यूरिंग क्यूरिंग इवन क्यूरिंग का टाइम जो है और क्यूरिंग का जो मेथड है वो भी आपने प्रॉपर्ली अप्लाई करना है ताकि जो हमारी ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेबिलिटी है, वो अफेक्ट ना हो सके. So concrete shrinkage, shrinking of concrete basically is directly connected to the cement content. कि जितना आप सीमेंट ज़्यादा ऐड करोगे उतनी ही श्रिंकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सीमेंट आप ज़्यादा ऐड करते हो, क्योंकि आपकी अगर कम सीमेंट है तो स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती. तो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू वाटर एवापोरेशन एंड टेम्परेचर, कि जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा अप्लाई होता है पानी आपका कंक्रीट के अंदर पड़ा हुआ एवापोरेट हो जाता है और कंक्रीट जो है वो सुकड़ना शुरू करता है, जिसकी वजह से सरफेस क्रैक्स और हेयर क्रैक्स जो हैं फ्लोर्स और पेवमेंट्स और स्लैब्स के अंदर अपीयर होते हैं. उनको बेसिकली हम कंक्रीट श्रिंकेज कहते हैं, और जो कि आपकी एवापोरेशन ऑफ वाटर की वजह से अपीयर होती है. So shrinkage cracks in concrete normally occur due to change in moisture. जैसे हमने बात बताई कि जब आपका वाटर एवापोरेट हो जाता है कंक्रीट के अंदर से या मोर्टर के अंदर से या ब्रिक्स के अंदर से, तो वहाँ पे एक श्रिंकिंग अपीयर होती है, मेंबर सुकड़ना स्टार्ट करता है, जिसको बेसिकली हम कंक्रीट श्रिंकेज कहते हैं. और कंक्रीट श्रिंकेज इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये एक एवरलास्टिंग प्रोसेस भी है, कभी ख़त्म ना होने वाला प्रोसेस, और जो है ये irreversible process भी है. Concrete shrinkage can becomes a problematic when any type of construction, but especially when dealing with floors. जब आपकी slabs हैं, floors हैं, उनके अंदर concrete एक major role play करता है और water evaporate हो जाता है इसकी वजह से. This evaporation will cause concrete to weaken. ये वीक कर देता है कंक्रीट को and leads to cracks, internal warping and external deflections. कि वार्पिंग भी हो जाती है, अंदर से सरफेस आपका वीकर हो गया, जो प्लास्टर के जो पीसेस हैं बड़े बड़े वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और एक्सटर्नल डिफ्लेक्शंस भी अपीयर होती हैं, और मेंबर जो है आपका वीकन भी हो जाता है, कमज़ोर भी हो जाता है. These are several types of concrete shrinkage, जिसमें प्लास्टिक श्रिंकेज जो है वो फर्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर अपीयर होती है, थर्मल श्रिंकेज जो है वो डेज के अंदर, ऑटोजीनियस श्रिंकेज वीक्स टू मंथ्स, और ड्राइंग श्रिंकेज जो है वो ईयर्स तक चलती है, और कार्बोनेशन श्रिंकेज जो है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि डिपेंड कर रही होती है जो इंग्रेडिएंट्स हवा से, नमी से रिएक्ट करते हैं आपकी कंक्रीट के साथ. ये लेट्स सपोज हम कंसीडर करते हैं कि एक अनहाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट है, जब आपने पानी मिलाया तो केमिकल श्रिंकेज की वजह से कितनी रिडक्शन आई ओवरऑल, और ऑटोजीनियस श्रिंकेज अगर अपीयर होती है तो ओवरऑल मेंबर के अंदर कितनी रिडक्शन आती है, और ऑटोजीनियस श्रिंकेज और केमिकल श्रिंकेज अगर हम कंबाइन करें तो कम्युलेटिव वॉइड्स जो हैं वो मेंबर के अंदर कितने रह जाते हैं आफ्टर इनिशियल सेट. तो ये एक एग्जाम्पल है कि लेट सपोज हमारे पास एक सीमेंट पेस्ट है, उसके अंदर कितनी रिडक्शन आती है विद दीज टाइप्स ऑफ श्रिंकेजेस, कि श्रिंकेजेस जो हैं वो पानी की एवापोरेशन के बाद किस तरह से अफेक्ट करते हैं ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर को.
So in several types of shrinkages, four important types of shrinkages are playing an important role in the durability of the structure. So we have to discuss about plastic shrinkage, drying shrinkage, autogenous shrinkage, and carbonation shrinkage. So plastic shrinkage normally happens soon after concrete is being poured. The water evaporates and results in reduction of volume. This causes the concrete on the surface to collapse. It can be reduced by covering the surface with polyethylene sheeting immediately after it is being poured. कि जैसे आप फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि कंक्रीट हमारा जैसे हमने लाई कराया, एक फ्रेश कंक्रीट था, तो उस वजह से जब आपने उसको प्रॉपरली कवर नहीं किया एक प्लास्टिक शीटिंग से या कोई भी पोलीथाइलिन शीट्स वगैरह से, तो वहां पे एक डायरेक्टली मेंबर आपका जो क्विकली वाटर एवापोरेशन है उस वजह से आपका मेंबर जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट होता है, जिसको हम प्लास्टिक श्रिंकेज कहते हैं, जो कि फर्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर होती है। आप उसको कैसे रोक सकते हो? आपने उस जो फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट है उसको सरफेस को कवर कर देते हैं ताकि डायरेक्टली जो है वो हीट या डायरेक्टली विंड्स जो है वो उसको ना लगें और पानी जो है वो एवापोरेट ना हो पाए। अगर हो जाता है तो सरफेस आपका पूरा का पूरा वीक हो जाता है और एक हल्के से क्रैक्स वगैरह जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बेसिकली हम प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स कंसीडर करते हैं। सो इन इमेजेस के अंदर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स वगैरह किस तरह से सरफेस के ऊपर अपीयर होते हैं, और जैसे ही डायरेक्ट सनलाइट वगैरह या डायरेक्ट आपकी विंड्स वगैरह सरफेस से पानी को एवापोरेट करते हैं तो इस टाइप के क्रैक्स वगैरह या इंटरनल वार्पिंग या सरफेस की वीकनेस वगैरह जो है वो अपीयर होती है, जिसकी वजह से मेंबर आपका यह जो है वो हल्के हल्के हेयर क्रैक्स वगैरह अपीयर करवाता है सरफेस के ऊपर। ये प्लास्टिक श्रिंकेज की डिटेल्स हैं जो कि आप लोगों के लिए ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। So when loss of water from surface of concrete is faster than migration of water from the interior to the surface, एक कंक्रीट के अंदर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे हम कंक्रीट के अंदर कोई भी एक ब्लॉक है, किसी भी चीज़ को आपने फिल किया, तो जैसे एक पानी का ड्रम है, उसके अंदर आप सैंड पार्टिकल्स वगैरह डाल दो और उसको अच्छे तरीके से स्टर कर लो, तो तमाम पार्टिकल्स जो है उसके अंदर तैर रहे होते हैं और पानी आपको गंदला एक ब्राउनिश वाटर जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो जैसे आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो जो पार्टिकल्स थे सस्पेंडेड वो सेटल हो जाते हैं और पानी जो है क्लीन टॉप सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो इसी तरह का कंक्रीट के अंदर भी मैकेनिज्म डेवलप होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो सेट हो जाते हैं बॉटम के अंदर, कंक्रीट के अंदर तमाम पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर एक पार्टिकल पैकिंग हो जाती है। तो अगर आपका सरफेस ऊपर जो है वो पानी एवापोरेट हो जाता है जल्दी और पार्टिकल पैकिंग नहीं हुई प्रॉपरली, जिसकी वजह से अंदर का पानी जो है कंक्रीट के सरफेस तक नहीं आ पाया, तो वहां पे जो है आपका एक प्लास्टिक श्रिंकेज मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है। सो उसके लिए प्रिवेंशन मेजर्स क्या हैं? आप जो है मॉइस्चन कर सकते हो फॉर्म वर्क को, टेम्पररी विंड ब्रेकर्स भी लगा सकते हैं, हीट ब्रेकर्स भी लगा सकते हैं, कवर भी कर सकते हैं, टाइम बिटवीन प्लेसिंग एंड फिनिशिंग को कम भी किया जा सकता है, उसके बाद पॉलीथाइलिन शीट्स वगैरह से भी आप कवर कर सकते हैं। सो प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक्स। अब प्लास्टिक कंक्रीट जब हम वाइब्रेट करते हैं फ्रेश स्टेट के अंदर कंक्रीट को, तो उस वक्त जो है कंक्रीट सेटल्स होती है, कंक्रीट सेटल करते हैं पार्टिकल्स। सो इफ द कंक्रीट इज नॉट फ्री टू सेटल यूनिफॉर्मली देन क्रैक्स आर फॉर्म्ड। यानी कि अगर एक जगह से आपका पानी जो है एवापोरेट कर रहा है तो उस जगह पे स्टिफनेस बढ़ जाती है, स्टिफनेस बढ़ने की वजह से एक सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो रुक जाती है, तो इस वजह से जो है वो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स अपीयर होते हैं। So non-uniform settlement caused due to large piece of aggregates or reinforcement, even some cases के अंदर अगर larger reinforcements बहुत ज़्यादा हैं और आपके जो एग्रीगेट्स के पार्टिकल्स वगैरह लार्जर साइज के ज़्यादा हैं, तो उस केस के अंदर भी हमारे पास जो है वो वेरियस ड्रॉबैक्स वगैरह भी अपीयर हो सकती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्रैक इनिशिएशन किस तरह से जनरेट होती है ब्लीडिंग वाटर की, और आफ्टर फ्यू आवर्स जो है वो किस तरह से ओवरऑल क्रैक्स जो है वो इरप्ट होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्राइंग श्रिंकेज। ड्राइंग श्रिंकेज बेसिकली इज एन एवरलास्टिंग प्रोसेस विद इन द ड्राइंग कंडीशंस। The loss of water within the gel pores of concrete is what causes the concrete to shrink. The finer the gel within the pores, the more shrinkage there is. कि फॉर एग्जाम्पल जो आपका वाटर है, जब वो कंक्रीट के अंदर के जो जेल पोर्स हैं जहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है, जब वहाँ से श्रिंक या वहाँ से एवापोरेट हो जाता है पानी, तो कंक्रीट जो है सिकुड़ना शुरू करता है। और ये एक एवरलास्टिंग प्रोसेस है। जिस तरह से सीमेंट और कंक्रीट के अंदर दो एवरलास्टिंग प्रोसेसेस होती हैं, एक हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस है, दूसरा जो है वो श्रिंकेज प्रोसेस है। तो ये दोनों जो है वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। ड्राइंग श्रिंकेज एक एवरलास्टिंग प्रोसेस है जो कि ईयर्स तक चलता है
और इसकी वजह से ओवरऑल जो जेल पोर पानी है वो एवापोरेट हो जाता है और कंक्रीट जो है वो सुखड़ना स्टार्ट करता है। ये ड्राइंग श्रिंकेज की मजीद इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ऑटोजीनस श्रिंकेज है। ऑटोजीनस श्रिंकेज बेसिकली क्या होता है कि जब आप मास कंक्रीटिंग करते हो, मास कंक्रीटिंग यानी कि एक जगह पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कंक्रीटिंग आपने की है, तो कंक्रीट के अंदर जब डैम्स हैं, जैसे इंटीरियर ऑफ डैम है, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है कि इंटरनल हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है। जब इंटरनल टेम्परेचर आपके कंक्रीट का अंदर बहुत ज्यादा है, तो वो टेम्परेचर अंदर से कंक्रीट को थोड़ा सा जो सराउंडिंग के अंदर जो पानी होता है उसको धकेलता है दूसरे सरफेसेस के ऊपर, तो वहां से मेंबर के अंदर जो है वो हल्के हल्के क्रैक्स होना या इरप्ट होना स्टार्ट होते हैं, जिनको बेसिकली हम कंक्रीट के अंदर का श्रिंकेज और अंदर के जो हेयर क्रैक्स हैं उनको हम ऑटोजीनस श्रिंकेज की कैटेगरी के अंदर कंसीडर करते हैं। So in a conservative system where no moisture movement to or from the paste is permitted, when temperature is constant, some shrinkage may occur, कि वहां से जो आपका पानी है वो बाहर सरफेस के ऊपर तो नहीं पहुंच सकता क्योंकि मास कंक्रीटिंग है, डीप मेंबर्स हैं, तो वहां पे जो है अंदर से मेंबर हल्का सा सुकड़ना स्टार्ट करता है। The shrinkage of such conservative system is known as autogenous shrinkage. Autogenous shrinkage is of minor importance and is not applicable in practice to many situations except that of mass concreting इन द इंटीरियर ऑफ कंक्रीट डैम्स वगैरह, कि जो आपके मेजर मास कंक्रीटिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे ऑटोजीनस श्रिंकेज एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, वहाँ पे हमने कंसीडर करना है। अदर स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, इस वजह से हम वहाँ पे उसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद कार्बोनेशन श्रिंकेज है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। जब हवा के अंदर कोई कार्बन के या डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो पेनिट्रेट कर जाते हैं कंक्रीट के अंदर, so this is also depends on the moisture content and humidity levels. Carbonation shrinkage is caused by the dispending of calcium hydroxide crystals and the evidence of calcium carbonate, कि हवा की नमी के अंदर या कोई ऐसा बाहर से कोई केमिकल रिएक्शन हो जिसकी वजह से कार्बन जो है वो कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, तो वो कंक्रीट के अंदर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट्स होती हैं उनके साथ वो रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जो है वो जनरेट होते हैं। तो ये उनकी जो ओवरऑल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स है उसको ब्रेक कर देता है कंपाउंड्स की, जिसकी वजह से जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और कंक्रीट जो है वो हायर टेम्परेचर को फेस करता है, जिसको हम कार्बोनेशन श्रिंकेज वगैरह अपीयर होती है। Here are some additional details about कार्बोनेशन श्रिंकेज, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास हैं फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं श्रिंकेज को। Many factors are available that are normally affecting the shrinkage quantity, जिसके अंदर अगर आप बात करो मटेरियल्स की, तो मटेरियल के हिसाब से सीमेंट भी अफेक्ट करता है, वाटर सीमेंट रेशो भी अफेक्ट करता है, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट भी अफेक्ट करता है, टाइप ऑफ सीमेंट भी अफेक्ट करता है। उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द ड्राइंग कंडीशंस एंड ह्यूमिडिटी आल्सो अफेक्ट करती है, टेम्परेचर भी, विंड्स भी। नो श्रिंकेज विल अकर इफ अ कंक्रीट इज प्लेस्ड इन 100% ड्यूरेबिलिटी, अगर 100% वाटर के अंदर कंक्रीट को रखोगे तो वहां पे श्रिंकेज जो है वो चांसेस नहीं होते। और 13 to 34% ऑफ द 20 ईयर श्रिंकेज जो है वो नॉर्मली रैपिडली अपीयर हो जाती है और विद इन 2 weeks, while 1 year of concrete being poured, shrinkage will be about 66 to 85% of the 20 year shrinkage जो है वो आप एक साल के अंदर भी अचीव कर सकते हैं। So water to cement ratio also affect the amount of shrinkage। उसके बाद कंक्रीट की रिचनेस है, जैसे आप सीमेंट का अमाउंट ज़्यादा ऐड कर देते हो तो ऑफकोर्स कंक्रीट की श्रिंकेज जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। These are some important factors, जैसे आप जो फैक्टर्स नॉर्मली अफेक्ट करते हैं श्रिंकेज को, जिसके अंदर आप हायर एग्रीगेट कंटेंट भी बात कर सकते हैं, वाटर टू सीमेंट रेशो है, उसके बाद मेंबर की साइज है, मीडियम एम्बिएंट कंडीशंस हैं, रेट ऑफ श्रिंकेज जो है वो अफेक्ट होती है ड्यू टू ह्यूमिडिटी, ड्यू टू टेम्परेचर। उसके बाद डिफरेंट एडमिक्सचर्स हैं वो भी हमारी ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करते हैं या जो है वो हमारे पास जो श्रिंकेज की मैग्नीट्यूड है उसको अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज या रिड्यूस भी कर सकते हैं। Creep is also defined as a strain और डिफॉर्मेशन जो कि बेसिकली अंडर सस्टेन लोड होती है, एक यूनिफॉर्म लोड के अंदर जो है डिफॉर्मेशन मेंबर के अंदर अपीयर होती है ड्यू टू मॉइस्चर मूवमेंट आल्सो। सो क्रीप इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द स्ट्रेन डिफॉर्मेशन अंडर सस्टेन लोड stress is when load concrete experiences an instantaneous elastic strain which is recoverable। sometimes जो है वो पहले इनिशियल स्ट्रेंथ जो है वो रिकवरेबल होती हैं, बाद में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अगर वैल्यू बढ़ती जाती है तो वो जो है वो इरिकवरेबल हो जाती हैं। In addition, an inelastic creep strain takes place that is only
प्लास्टिकली या पार्शली रिकवरेबल। जैसे ही आपकी इनइलास्टिक क्रीप अपीयर होती है तो वो हमारे पास जो है उनको रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मेंबर के अंदर स्ट्रेसेस और डिफॉर्मेशंस और क्रैक्स भी अपीयर हो जाती हैं। ये आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्रीप की फर्दर इंफॉर्मेशन है कि जो है क्रीप कैन बी डिफाइंड एज इलास्टिक एंड लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर कंटिन्यूअस लोड। के कंटिन्यूअस लोड के अंदर जो कंटिन्यूअस लोड के साथ साथ मेंबर के अंदर कोई एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन आए उसको बेसिकली हम क्रीप कहते हैं। मजीद इसकी डिटेल्स जो हैं वो उसको देख लें। ये आपके पास एक क्रीप की या डिफॉर्मेशन का चार्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो डिफॉर्मेशन है इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, उसके बाद इन इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है कि समहाउ जो कांस्टेंट लोड है उसके अंदर पहले जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो समहाउ रिकवरेबल है, जिसको हम रिकवर भी कर सकते हैं, और परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास रह जाती है प्लास्टिक रिकवरी के बाद। यानी स्ट्रेंथ अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं तो उनको रिकवर करना फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। वो एक लाइफ टाइम के लिए जो है मेंबर के अंदर इंड्यूस हो जाती हैं और मेंबर के अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन जनरेट हो जाती है। क्रीप कोफिशिएंट बेसिकली इज एन अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, और जो आपकी इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग का एक रेशो बनाया जाता है जो कि 7 डेज के ऊपर अराउंड 2.2 का एक क्रीप कोफिशिएंट होता है, और 1 ईयर के ऊपर अराउंड हम 1.1 जो है क्रीप कोफिशिएंट कंसीडर कर रहे होते हैं। क्रीप और श्रिंकेज दोनों जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज या टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कंसीडर होती हैं। उनके लिए जो फैक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जैसे वहाँ पे मटेरियल्स थे और मटेरियल्स के साथ साथ ह्यूमिडिटी थी, टेम्परेचर था, वाटर एब्जॉर्प्शन थी या वाटर एवापोरेशन थी। उसके बाद जो है हमारे पास मजीद जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ लोड वगैरह भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो क्रीप के अंदर भी वही फैक्टर्स हैं ज़्यादातर। द पोटेंशियल ऑफ द क्रीप Potential of the concrete to creep is determined by the mixed materials and the proportions of the concrete. The cement paste creeps and the role of aggregate is to reduce creep by diluting the cement paste, restrain creep by mechanical means, and strength to जो रेशो है ओवरऑल स्ट्रेस का वो भी आपका एक डिपेंडेंट होता है, एक फैक्टर होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट लोड के अंदर हम डिफॉर्मेशन या वेरिएशन कंसीडर कर रहे होते हैं मेंबर के अंदर। Creep is a relationship here. Creep is linearly proportional to the stress और strength के जैसे आपकी strength बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से जो है वो creep की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। Similar to shrinkage, these are also the same factors, क्योंकि shrinkage और creep जो हैं दोनों टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं। दोनों की जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, यानी एक प्रॉपर्टी अगर बढ़ती जाती है तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो इस वजह से उसके भी फैक्टर्स सेम हैं क्रीप के जो कि श्रिंकेज के लिए थे, जैसे आपका वाटर सीमेंट रेशो है, ह्यूमिडिटी है, एज ऑफ कंक्रीट है, एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर्स हैं। तो ये सारे जो हैं ओवरऑल अफेक्ट करते हैं आपकी क्रीप की मैग्नीट्यूड को। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि हमने डिस्कस किए कि ड्यूरेबिलिटी जो है किस तरह से क्रैक्स को इंड्यूस कराता है मेंबर के अंदर, और डायमेंशनल स्टेबिलिटी के अंदर किस तरह से रोल प्ले करता है। यानी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर के प्योर डायमेंशन थे उनको रिड्यूस करता है, तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्रैकिंग्स होती हैं। तो क्रैकिंग इन कॉन्क्रीट जो है वो सेटलमेंट क्रैक्स भी होती हैं, ब्लीडिंग क्रैक्स भी होती हैं, डिलेड क्यूरिंग की वजह से भी हो सकती हैं, कंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट्स की वजह से भी हो सकती हैं। Early frost damage, unsound material, shrinkage, plastic shrinkage, drying shrinkage and thermal shrinkage, these are the major roles या these are the major factors that affects the dimensional stability of the structures. इनमें से हमने कुछ जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, बाकी मजीद आगे जो है क्रैकिंग्स वगैरह जो आती हैं उनको हम फिर किस तरह से फेस करते हैं या उनको ट्रीट करते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। So now we have a cracks in the concrete. Shrinkage is the main cause of cracking. As concrete hardens and dries, it shrinks. This is due to the evaporation of excess mixing water. The wetter or soapier the mix, the greater the shrinkage will be. Concrete slabs can shrink as much as around 1 by 2 inches. यानी हाफ इंच जो है वो concrete shrink होती है around 100 feet की slab. बहुत ज़्यादा रेशो है। The shrinkage causes forces in the concrete which literally pull the slab apart. Cracks are the end result of these forces, and there are several methods of concrete crack repair such as epoxy injection, routing, sealing, grouting, stitching, drilling and plugging, gravity filling of cracks in concrete. तो cracks basically जो major reason है cracks का वो shrinkage है। यानी कि हम श्रिंकेज को किस तरह से डील करते हैं रियल इंडस्ट्री के अंदर टू बीइंग अ पार्ट ऑफ इंजीनियर। अगर मैं आपसे पूछूंगा आप श्रिंकेज के हवाले से क्या रियल इंडस्ट्री के अंदर मैकेनिज्म या मेथड फॉलो करते हो, आप सबका जवाब होगा कि निल।
कि हम कुछ भी नहीं करते इस एक फैक्टर को कंसीडर करने के लिए। तो इस वजह से इवन हमारी रिसर्च इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी इस फैक्टर को बड़ा निगलेक्ट किया जाता है, बड़ा इग्नोर किया जाता है कि दिस इज़ नॉट द जो है नॉट अफेक्टिंग दैट मच स्ट्रक्चर्स, कि ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है और ये इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर सकता, या जो है वो हमारे लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 100 फीट का स्लैब जो है वो हाफ इंच उसकी जो ओरिजिनल डायमेंशन हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। एक मेंबर को आप हाफ इंच तक कंप्रेस करो दोनों एंड से, तो उसके अंदर कितनी स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं और मेंबर के अंदर जो स्टील है वो कितना स्ट्रेसेस या क्रैक्स को इमर्ज करवा सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो इसके लिए क्रैक्स अगर आ जाते हैं तो हम उनके लिए क्या मेथड्स को चूज करते हैं, किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं, उनको मजीद आप आगे डिस्कस करेंगे। So these are the methods to repair cracks in concrete. या repair method क्या है? Epoxy injection method, routing and sealing of cracks, repair by stitching, additional reinforcement, drilling and plunging method, gravity filling method, grout method and overlay and surface treatment of cracks. के बाद हमारे पास इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड है जो कि हम क्रैक्स फिलिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, जो कि नॉर्मली नैरो क्रैक्स यानी 0.002 इंच या 0.05 मिलीमीटर जो थिकनेस होती है क्रैक्स की, उनको फिल करने के लिए इपॉक्सी का एक मेथड यूज होता है। The technique generally consists of establishing entry and venting ports at closing intervals along the crack, sealing the crack on exposed surfaces and injecting the epoxy under high pressure. कोई भी क्रैक है उनको आप हाई प्रेशर के जरिए से इपॉक्सी को इंजेक्ट करते हो और इपॉक्सी के जरिए से आप क्रैक्स वगैरह फिल करते हैं। इपॉक्सी इंजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन द रिपेयर ऑफ क्रैक्स इन बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इट इज सजेस्टेड बाय ACI. However, unless the cause of cracking has been corrected, it will probably recur nearly the original crack. If the cause of the cracks cannot be removed, then two options are available. अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैक के काजेस को अचीव करना है कि क्रैक्स आया क्यों अपीयर हुए हैं, उसके लिए हम क्रैक की जो प्रोपेगेशन है उसको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्रैक्स के ऊपर हम प्लास्टर जो शीशे की या ग्लास की कोई स्ट्रिप्स वगैरह लगा देते हैं, जिसके ज़रिए से हमें आइडेंटिफाई हो रहा होता है कि जो क्रैक्स हैं वो स्टिल अभी तक बढ़ रही हैं, आ रही हैं, या वो वहीं पे जो क्रैक आने थे वो आ चुके हैं, अब उनके अंदर कोई भी एक्सपेंशन या कोई भी मजीद जो प्रोपेगेशन है वो नहीं है। तो काजेस को अचीव करने के बाद हम जो है इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड को यूज करते हैं क्रैक्स वगैरह फिल करने के लिए। अब इपॉक्सी इंजेक्शन के अंदर मेथड के अंदर हम दो चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। नंबर वन, वी हैव टू अप्लाई द राउट एंड सील ऑफ द क्रैक के फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैक जो जहाँ पे अपीयर हुआ है उसके सराउंडिंग से आप क्लीन करते हो सरफेस को, ताकि हमें थोड़ा सा क्रैक जो है वो ओपन नजर आए। दस, ट्रीटिंग इट एज अ ज्वाइंट और टू एस्टैब्लिश अ ज्वाइंट दैट विल अकोमोडेट द मूवमेंट एंड देन इंजेक्ट द क्रैक विद द epoxy or other suitable material. With the exception of certain moisture tolerant epoxies, this technique is not applicable if the cracks are actively leaking and cannot be dried out. Wet cracks can be injected using moisture tolerant materials, but contaminants in the cracks including silt and water can reduce the effectiveness of the epoxy to structurally repair the cracks। के जो आपको प्रिकॉशंस सजेस्ट की गई हैं उन प्रिकॉशंस को आपने फॉलो करना है। क्रैक जो है वो अपीयर हो चुका उसके बाद प्रोपेगेट हो रहा है तब भी ये मेथड आपका फ्लॉप जाएगा। अगर क्रैक के अंदर पानी प्रेजेंट है या कंटिन्यूअसली वहां से जो है वो इपॉक्सी लीक हो रही है तब भी आपके अंदर आपके मेंबर के अंदर जो है स्टिल हमें एक जो है वो प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है और तभी हमारा इपॉक्सी मेथड जो है वो सक्सेसफुली काम नहीं करेगा। सो दिस इज इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड। पहले हम सीलिंग एंड ग्राउटिंग करते हैं या सीलिंग एंड राउटिंग करते हैं सॉरी, उसके बाद जो है ये इपॉक्सी इंजेक्शन के जो नीडल्स नज़र आ रहे हैं इनको इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो है इनके ज़रिए से या एक प्रेशर गन के ज़रिए से इपॉक्सी को इंजेक्ट किया जाता है मेंबर्स के अंदर टू फिल द क्रैक्स विद इपॉक्सी। इपॉक्सी इंजेक्शन प्रोसीजर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लीन करते हैं तमाम क्रैक्स को। द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लीन द क्रैक्स दैट हैव बीन कंटामिनेटेड टू द एक्सटेंट दैट इज पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल। कंटामिनेंट्स सच एज ऑयल, ग्रीस, dirt, fine particles of concrete prevent epoxy penetration and bonding and reduce the effectiveness of repairs. Preferably, contamination should be removed by vacuuming or flushing with water or other especially effective cleaning solutions. कोई भी solutions वगैरह अप्लाई करके बारीक से particles हैं, कोई greasy substances हैं, oily substances हैं, उनको हम remove करते हैं और तमाम जो cracks हैं उनको हम fill करते हैं या एक clean करते हैं सबसे पहले। उसके बाद seal करते हैं surfaces को with epoxy, जिसको आप epoxy की गन वगैरह का procedure जो हम ऑलरेडी देखा है पीछे। Surface cracks should be sealed to keep the epoxy from leaking out before it has gelled. Where the crack face
cannot be reached, but where there is backfill or where a slab on grade is being repaired, the backfill material or sub-base material in sometimes an adequate seal, the surface can be sealed by applying an epoxy, polyester or other appropriate sealing material to the surface to the crack and allowing it to harden। कि उसके बाद आप सील्स अप्लाई करते हो सीलिंग्स वगैरह के जरिए से, ताकि जहां से एपॉक्सी इंजेक्ट हो रही है वो दूसरे एंड से जो है वो मटेरियल ज़ाया ना हो। उस तरह से हम उसके लिए क्या सीलिंग के प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। उसके बाद इंस्टॉल द एंट्री एंड वेंटिंग पोर्ट्स, उसके बाद मिक्स किया जाता है, एपॉक्सी को इंजेक्ट किया जाता है और रिमूव द सरफेस सीलेंट्स, जो आपके सरफेस सीलेंट्स लगे हुए हैं उनको हम रिमूव करते हैं आफ्टर एपॉक्सी इंजेक्ट करने के बाद। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है एपॉक्सी को इंजेक्ट करने का। Secondly, basically is the method of routing and sealing of cracks. Routing and sealing and cracks can be used in conditions requiring remedial repair where the crack repair is not necessary. Crack या structural repair जो है वो necessary नहीं है, वहाँ पे आप routing and sealing का method use करते हैं। इस method के अंदर involves enlarging the crack along its exposed face and filling and sealing it with a suitable joint sealant. This is the common technique for crack treatment and is relatively simple in comparison to the procedures and training required for epoxy injection. The procedure is mostly applicable to approximately flat horizontal surfaces such as floors and pavements. However, routing and sealing can be accomplished on vertical face surfaces as well as on the curved surfaces, pipes, piles and poles etc. कि राउटिंग एंड सीलिंग मेथड है जिसके अंदर आप कोई भी जो पुअर मटेरियल होता है उनको आप पहले से राउट करते हो, ओपन करते हो, क्रेक जो ओरिजिनल था उसको थोड़ा सा हमने मजीद वाइडन कर दिया और एपॉक्सी या किसी भी एडिशनल मटेरियल से बाइंडर से उसको आपने फिल कर दिया। राउटिंग एंड सीलिंग इज यूज्ड टू ट्रीट बोथ फाइन पैटर्न क्रैक्स एंड लार्जर आइसोलेटेड क्रैक्स। दोनों क्रैक्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सीलिंग मटेरियल्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, एपॉक्सीज हैं, यूरिथेन्स हैं, सिलिकॉन्स हैं, पॉलीसल्फाइड्स हैं, एस्फाल्टिक मटेरियल्स हैं, बाइंडर्स हैं, पॉलीमर मोर्टर्स हैं, सीमेंट ग्राउट्स हैं। शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू लाइक्लीहुड ऑफ द क्रैकिंग। फॉर फ्लोज द सीलेंट शुड बी सफिशिएंटली रिजिड टू सपोर्ट द anticipated traffic. Satisfactory sealant should be able to withstand cyclic deformations and should not be brittle। कि जो आपके मटेरियल्स हैं उनको किस तरह से आपने यूज करना है। इसका जो रिमेनिंग प्रोसीजर है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर फिगर के अंदर देखते हैं। ये हमारे पास है ओरिजिनल क्रैक, उसको थोड़ा सा मजीद राउट किया जाता है, ग्रूव बनाया जाता है बिगर डायमेंशन का। उसके बाद जो है वो सीलेंट्स वगैरह अप्लाई की जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रैक का प्रोसीजर जिसको हम फिल करते हैं राउटिंग एंड सीलिंग ऑफ द क्रैक्स के मेथड के साथ। यहाँ पे आपको क्लियर एक इमेज नजर आ रहा है। ओरिजिनल क्रैक कैसी थी उसको हमने मजीद ग्राउट कर दिया, बड़ा बना दिया, उसके बाद हमने सीलेंट के जरिए से मटेरियल को फिक्स कर दिया। ये हमारा मेथड है क्रैक रिपेयर बाय स्टिचिंग। स्टिचिंग यानी कि जैसा आप स्टेपलर लगाते हो या कोई धागे से कोई स्टिचेस लगाते हैं, इसी तरह से जब आप कोई भी क्रैक आता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर आप एक लॉन्गर साइड के अंदर जिस तरह से आप एक रीइंफोर्समेंट के लिए ग्रूव बना लेते हैं, तो ये एडिशनल रीइंफोर्समेंट का मेथड कहलाता है। इसी तरह से आप यू शेप के स्टेपलर जिस तरह से पिन होती है, स्टेपलर पिन होती है, इसी तरह से आप एक यू शेप के अंदर स्टील की बार का एक स्टिच बनाते हैं जो कि क्रैक के जो आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वहां पे आप एक ग्रूव बना के उसके अंदर वो फिल कर देते हैं और थोड़ा सा हैमर के जरिए से जो उसकी यू शेप की फ्लैंजेस हैं उनको दीवार के अंदर इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद जो है मटेरियल को फिल किया जाता है विद एनी टाइप ऑफ बाइंडर। तो ये मेथड बेसिकली हमारा जो है वो स्टिचिंग मेथड कहलाता है। अब स्टिचिंग मेथड के अंदर एक होता है एडिशनल रीइंफोर्समेंट जिसके अंदर हम कन्वेंशनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्ट्रेट बार्स हैं, क्रैक आई, उसके परपेंडिकुलर के अंदर आप एक बड़े से ग्रूव बना लेते हो जिसके अंदर सिंपल आपकी रीइंफोर्समेंट बार्स जो है उनको हम रखते हैं और उसके बाद जो है वो किसी भी फिलर्स के जरिए से उन तमाम ग्रूव्स को और क्रैक को फिल कर देते हैं। तो ये हमारा मेथड जो है ये आपका कन्वेंशनल रीइंफोर्समेंट या एडिशनल रीइंफोर्समेंट मेथड बाय स्टिचिंग भी कंसीडर कर सकते हो या क्रैक रिपेयर मेथड बाय एडिशनल रीइंफोर्समेंट भी कंसीडर करते हैं। सम केसेस के अंदर हम जो एडिशनल रीइंफोर्समेंट है उसको प्रीस्ट्रेस बार्स के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं कि जो बार्स हैं उनको प्रीस्ट्रेसिंग करके भी हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो प्रीस्ट्रेसिंग है वो एडिशनल एक कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से मेंबर आपका हाईली फोर्सेस को सस्टेन कर सकता है। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड है ड्रिलिंग एंड प्लेजिंग मेथड। ये लाइक अ हैमरिंग मेथड है जिसके अंदर हम कोई भी रॉड है या कोई बार है उसको इंसर्ट करते हैं
कोई आप एक किस्म की जो है रॉड को आप पेनिट्रेट करते हो वाया हैमर के जरिए से, ताकि वो क्रैक जो है थोड़ी सी मजीद खुल जाए और हमारे जो बाइंडर्स हैं वो प्रॉपरली उसको फिल कर सकें. सो दिस टेक्निक इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन क्रैक्स रन इन रीजनेबल स्ट्रेट लाइन and are accessible at one end. This method is most often used in repair of vertical retaining walls. A hole 2 to 3 inches or 50 to 75 millimeters in diameter should be drilled centered on and following the crack की जो आपकी क्रैक वॉल्स के अंदर वर्टिकल क्रैक्स होती हैं जैसे रिटेनिंग वॉल्स के अंदर, वहां पे जो है एक ड्रिल के जरिए से एक होल बनाया जाता है और उस होल के अंदर एक ग्राउट की प्रिवेंट्स ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ द सेक्शन ऑफ कंक्रीट एडजेसेंट टू द क्रैक. द की विल आल्सो रिड्यूस हैवी लीकेज थ्रू द क्रैक एंड लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम बिहाइंड अ लीकिंग वॉल. जो आपने होल बनाया वो क्रैक के हिसाब से ही आप बना रहे होते हो, उसके अंदर कोई एडिशनल मटेरियल भी आप फिल कर सकते हैं, बाइंडर भी फिल कर सकते हैं, कोई रिइंफोर्समेंट वगैरह भी ऐड करके आप उसको फिल कर सकते हैं. If water tightness is essential and structural load transfer is not, the drilled hole should be filled with a resilient material of low modulus in lieu of grout. If the keying effect is essential, the resilient material can be placed in the second hole, the fiat being grouted. कि जो आपका मटेरियल है वहां पे आप डिफरेंट होल्स भी बना सकते हो और इन्फोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर आपका सिर्फ सीलेंट का इशू है, पानी का इशू है, तो उस केस के अंदर आप जो है वो फिलर मटेरियल्स ओनली या ग्राउटिंग मटेरियल यूज करके भी फिल कर सकते हैं. So this is the method of drilling and pledging method, जहाँ पे आपने देखा कि क्रैक था वर्टिकल, उसके अंदर हमने एक ड्रिल करके जो है एक होल बनाया, उसी होल के अंदर आप एडिशनल मटेरियल या कोई ऐसा सीलेंट मटेरियल जो है वो फिल कर देते हैं. उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट मेथड है ग्रेविटी फिलिंग मेथड. दिस इज द लो विस्कोसिटी मोनोमर्स एंड रेजिन्स कैन बी यूज्ड टू सील क्रैक्स विद सरफेस विड्थ ऑफ 0.1 to 0.08 inches by gravity filling. High molecular weight methacrylate, urethanes and some low viscosity epoxies have been used successfully. इसका कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स जो क्रैक्स हैं वो हमारे वर्टिकल क्रैक्स होते हैं या डीपर क्रैक्स हैं, तो एक लो विस्कस मटेरियल आप एक फिल करते हो इपॉक्सी के फॉर्म के अंदर, जो कि इटसेल्फ ड्यू टू ग्रेविटी वो तमाम कॉर्नर्स के अंदर फिल कर देता है उस क्रैक को. सो दिस मेथड इज कंसीडर्ड एज अ ग्रेविटी फिलिंग मेथड. The typical procedure is to clean the surface by air blasting and or water blasting. Wet surfaces should be permitted to dry several days to obtain the best crack filling. Water blasting followed by drying time may be effective in cleaning and preparing these cracks. Cores taken at cracks can be used to evaluate the effectiveness of the crack filling. The depth of penetration of the sealant can be measured also. सो इन दिस केस हम शेयर और टेंशन टेस्ट वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं फेल्यूर एरियाज के अंदर. सम पॉलीमर्स जो हैं दैट क्रैक फेल्यूर विल अकर आउटसाइड द रिपेयर्ड क्रैक. यहाँ पे जो है हम डिफरेंट मटेरियल्स वगैरह सीलेंट वगैरह के जरिए से कोई सैंपल्स वगैरह कोर कटिंग वगैरह करके भी हम टेस्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द मेथड ऑफ ग्रेविटी फिलिंग मेथड, जिसके अंदर रिपेयर करेंगे क्रैक्स विद गैप फिलिंग कंपाउंड्स. गैप फिलिंग कंपाउंड्स जो हैं ये ना बेसिकली लो विस्कस सब्सटेंसेस होते हैं, एपॉक्सीज, यूरिथेन्स वगैरह, उनको हम अप्लाई करते हैं. उसके बाद ग्राउटिंग मेथड है फॉर रिपेयर. ग्राउटिंग आप पोर्टलैंड सीमेंट की भी बनाते हैं, जिस तरह से ग्राउट मटेरियल सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सीमेंट जो है उनको मिक्स करके हम ग्राउटिंग सब्सटेंस बनाते हैं. कोई भी क्रैक है उसको पहले हम फिल करते हैं या पहले फिल करने से पहले उसको अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं. अब वो ग्राउट जो है आपका पोर्टलैंड सीमेंट का भी हो सकता है और जो है इसके अंदर बाकी प्रोसीजर जो है वो एपॉक्सी की तरह सेम है. जिस तरह से आप एपॉक्सीज या कोई ग्रेविटी फिलिंग मटेरियल वगैरह यूज करते हैं, इसी तरह से ग्राउटिंग मटेरियल को भी हमने अप्लाई करना है. ग्राउटिंग मिक्सचर्स में कंटेंट सीमेंट एंड वाटर और सीमेंट प्लस सैंड एंड वाटर डिपेंडिंग ऑन द विड्थ ऑफ द क्रैक ऑल्सो. सेकेंड मेथड जो है ग्राउटिंग का वो ड्राई पैक है. ड्राई पैक बेसिकली इज अ हैंड प्लेसमेंट मेथड ऑफ लो वाटर सीमेंट कंटेंट वाटर फॉलोड बाय टैपिंग एंड रॉडिंग and ramming of the mortar into place, producing intimate contact between mortar and the existing concrete. Because of low water cement ratio of the material, there is little shrinkage and the patch remains tight and can have good quality with respect to durability, strength and water tightness. तो ड्राई पैकिंग कहने का मतलब कि कंक्रीट या कोई भी मोर्टर है उसको आप लो वाटर सीमेंट रेशो के हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं, उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं. ड्राई पैक कैन बी यूज्ड टू फिल नैरो स्लॉट्स कट्स फॉर द रिपेयर of dormant cracks. The use of dry pack is not advisable for filling or repairing active cracks. Active cracks of course जो है उसको कोई भी मेथड जो है परफेक्ट नहीं है, क्योंकि क्रैक आपका स्टिल जो है वो एक्टिवली मूव कर रहा है. तो आप इपॉक्सी भी लगाओगे तब भी वहां पे प्रॉब्लम्स ही आएंगे. वहां पे जो है स्टिचिंग मेथड आपका काम कर सकता है, एडिशनल इन्फोर्समेंट भी मेथड काम कर सकता है.
प्री स्ट्रेसिंग मेथड भी काम कर सकता है सक्सेसफुली। इसी तरह से हमारे पास ओवरले एंड सरफेस ट्रीटमेंट मेथड है। जिस तरह से आपका प्लास्टर उतर जाता है, प्लास्टर हम दोबारा लगाते हैं, ये इसी तरह का एक मेथड है। फाइन सरफेस क्रैक्स इन स्ट्रक्चरल स्लैब्स एंड पेवमेंट्स में बी repaired using either a bonded overlay or surface treatment if there will not be any further significant movement across the cracks. Unbonded overlays may be used to cover but not necessarily repair the slab. Overlays and surface treatments can be appropriate for cracks caused by one-time occurrences and which do not completely penetrate the slab. कि कोई भी क्रैक है सरफेस के ऊपर है तो उनको आप ओवरले कर सकते हो, उनको आप अच्छे तरीके से जो है एक सरफेस को ट्रीट कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ओवरले मेथड्स हैं, वॉन फ्लोर्स हैं, होल्ड फ्लोर्स हैं, स्पैल्ड एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, फिक्सिंग गाइड रेल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, डैमेजिंग स्ट्रैप्स हैं। ये हमारे पास जो है ओवरले एंड सरफेस ट्रीटमेंट मेथड्स के अंदर डिफरेंट जो है वो मेथड्स आते हैं, जिनको हम किस तरह से डिफरेंट जो है ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम क्रैक को रिपेयर करते हैं। उसके बाद ओवरलेज के अंदर हमारे पास स्लैब्स कंटेन फाइन डॉर्मेंट क्रैक्स कैन बी रिपेयर्ड बाय अप्लाइंग एन ओवरले सच एज पॉलीमर मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट मोर्टर और कंक्रीट और बाय सिलिका फ्यूम कंक्रीट। स्लैब्स विद working cracks can be overlaid if joints are placed in the overlay directly over the working cracks। कि जो आपके क्रैक्स हैं उनके सरफेस के ऊपर आप एक ट्रीटमेंट अप्लाई करते हो, एक ओवरले आप अप्लाई करते हो, तो दिस मेथड इज कंसीडर्ड एज एन ओवरले मेथड। या आपके नॉर्मली जो फ्लेट प्ले स्लैब्स होती हैं या आपके जो फाइन क्रैक्स हैं किसी भी मेंबर के अंदर सरफेस के ऊपर, तो उसको आप ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हो। ब्रिजेस के अंदर भी एप्लीकेशंस वगैरह की जा सकती हैं। ओवरले थिकनेस एज लो एज 1 to 1/4 inches has been used successfully। suitable polymers can also be used। उसके बाद resins जो हैं वो भी 15% तक यूज किए जा सकते हैं with cement and 20% usually being optimum। इसी तरह से ओवरलेस के बाद सरफेस ट्रीटमेंट है। यहाँ पे लो सॉलिड्स, लो विस्कोसिटी रेजन्स वगैरह भी यूज होते हैं। ब्रिज के डेक्स के अंदर, पार्किंग स्ट्रक्चर स्लैब्स के अंदर एज वेल एज इंटीरियर स्लैब्स में भी कोटेड इफेक्टिवली आफ्टर क्रैक्स आर बीइंग ट्रीटेड बाय इंजेक्टिंग विद इपॉक्सी एंड राउटिंग एंड सीलिंग मेथड्स। मटेरियल्स जो हैं वो यूरिथेन्स हैं, इपॉक्सीज हैं, पॉलिस्टर्स हैं, एसाइलिक्स हैं। उसके बाद जो है थिकनेसेस जो हैं वो अप टू 2 इंचेस तक प्रोवाइड की जाती हैं सरफेस ट्रीटमेंट्स के अंदर। So finally, we have a serviceability. A serviceability limit defines the performance criterion for serviceability and corresponds to a conditions beyond which specified service requirements resulting from the planned use or no longer met. So in the limit design, a structure fails its serviceability if the criteria of serviceability limit state are not met during the specified service life। जो आपका structure की specified service life है, फॉर एग्जाम्पल जो फंक्शनल लाइफ हमने डिज़ाइन की, लेट सपोज कि कोई भी बिल्डिंग या हम डिज़ाइन करते हैं फॉर 40 ईयर्स 50 ईयर्स, उसी के अंदर अगर वो 30 ईयर्स के अंदर वो सर्विसेबल नहीं रहता तो इट मीन्स के स्ट्रक्चर इज नो मोर सर्विसेबल स्ट्रक्चर, और उसकी सर्विस लाइफ जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। So serviceability limit state identifies a civil engineering structure which fails to meet technical requirements for use even though it may be strong enough to remain standing। कि स्ट्रक्चर आपका स्टिल खड़ा है, ओरिजिनल पोजीशन में है, लेकिन सर्विसेबल नहीं है। उसकी जो अंदर से कहीं क्रैक्स हैं, उसके अंदर मेंबर के अंदर जो है आप सुकून से सो नहीं सकते, घर की छत का जो प्लास्टर है वो गिर रहा है, तो इट मीन्स के स्ट्रक्चर की जो सर्विसेबिलिटी है वो रिड्यूस हो चुकी है। उसको आपने इस तरह से मॉडिफाई और टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है ताकि उसको हम सुकून से एक विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डर आप उसको यूज कर सकें। सो दैट बेसिकली इज रेफरिंग एज अ सर्विसेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। उसको मेंटेन रखना है ताकि हमारा जो एक स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो अपनी देता रहे। सो स्ट्रक्चर दैट फेल्स सर्विसेबिलिटी has exceeded a defined limit for one of the following properties and excessive deflections हैं, vibrations हैं, local deformations हैं। Serviceability limit state design structures of include factors such as durability, overall stability, fire resistance, deflection, cracking and excessive vibration। कि सर्विसेबिलिटी के अंदर ये सारी चीजें हैं कि अगर आपकी छत आपको नीचे सोए हुए नजर आ रहा है कि सारी चीजें ऊपर से गिर रही हैं, ऐसा ऐसा किसी भी वक्त छत गिर सकती है, तो आप सुकून से सो नहीं सकते। पंखा है वो बहुत ज्यादा हिल रहा है, किसी भी वक्त जो है ऐसा लग रहा है जैसे ये गिरने वाला है, तो आप सुकून से उस स्ट्रक्चर की जो एक फंक्शनल लाइफ है या उस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपकी एक कंफर्टेबल लाइफ है वो अफेक्ट होती है। तो स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रक्चर की ओवरऑल स्टेबिलिटी, क्रैक्स, resistance against fire, deflections into the member, क्रैकिंग एंड एक्सेसिव डिफॉर्मेशन जो है, ये तमाम क्राइटेरियाज और पॉइंट्स जो है वो सर्विसेबिलिटी में आती हैं। इनमें से कोई भी एक पॉइंट है अगर वो आपको फील होता है तो उस केस के अंदर आपका स्ट्रक्चर जो है वो सस्टेनेबल या सर्विसेबल नहीं रहता। So in this lecture we have an assignment, explain in detail the methods to repair cracks in concrete members। के कौन से repairing methods हैं
जो कि आप यूज़ करते हो पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, उनको आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।